हेलो फ्रेंड्स, तो हम न्यूरो एनाटॉमी के लेक्चर पढ़ रहे थे रफ़ी से, वो हमने कंप्लीट कर लिए। और अभी हम सीनस फिजियोलॉजी पढ़ेंगे AA नोट से हमने न्यूरो एनाटॉमी पढ़ ली थी, रफ़ी से भी पढ़ ली। अभी हम सीएनएस की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे AA नोट से। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, इनको आपको पता है कि इन दोनों को हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये मैंने आपको पहले भी सारे पढ़ाए हुए हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो आउटफ्लो है, आउटफ्लो मीन्स इनके जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से डिराइव होते हैं, वो कहाँ कहाँ से, थोरेसिक लेवल से, थोरेसिक नर्व्स और लंबर एरिया जो है, लंबर नर्व्स जो हैं, तो उनमें सिंपैथेटिक नर्व्स होते हैं। तो T1 से लेकर L3 तक जो हमारे पास नर्व्स होते हैं, वो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स उसमें होते हैं। तो प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं और पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं। अब जो प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं, एसिटाइलकोलिन। और जो पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं वो क्या रिलीज़ करेंगे, नॉरएपिनेफ्रिन, एक्सेप्ट स्वेट ग्लैंड विच हैज़ एसिटाइलकोलिन। अच्छा, ये आपको पता है, आपको मैंने कल भी बताया था, पहले भी बताया था कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक प्री गैंग्लियनिक नर्व होते हैं, एक पोस्ट गैंग्लियनिक। जो प्री गैंग्लियनिक नर्व चाहे सिंपैथेटिक के हों चाहे पैरासिम्पैथेटिक के हों, दोनों रिलीज़ करते हैं क्या, एसिटाइलकोलिन। और वहाँ पर एक एमसीक्यू था कि ऑटोनोमिक गैंग्लिया के ऊपर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो क्या होता है, वो एसिटाइलकोलिन होता है। ठीक है, अभी फिर आगे है पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक जो नर्व्स होते हैं वो रिलीज़ करेंगे नॉरएपिनेफ्रिन, और जो पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक होते हैं वो एसिटाइलकोलिन। तो जो पैरासिम्पैथेटिक है उसमें प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक दोनों रिलीज़ करेंगे एसिटाइलकोलिन, लेकिन सिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियनिक एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करेगा और पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक जो होता है वो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करेगा, सिवाय किसके, स्वेट ग्लैंड्स के। स्वेट ग्लैंड का जो हमारे पास होता है एक एक्सेप्शन है, वो रिलीज़ करेगा क्या, एसिटाइलकोलिन। आगे फिर आते हैं रिसेप्टर्स की तरफ। अब ये रिसेप्टर सारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं, मुख्तलिफ रूफिनी, ये कल मैंने पढ़ाया था कि ये वार्मथ के लिए होते हैं और ये डीप स्टैटिक प्रेशर के लिए होते हैं। अच्छा, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, रूफिनी डीप स्टैटिक प्रेशर के लिए है और मर्कल डिस्क डीप स्टैटिक टच के लिए, इनको आपने मिक्स नहीं करना। मर्कल डिस्क डीप स्टैटिक टच है और रूफिनी डीप स्टैटिक प्रेशर के लिए है। और फिर जो हमारे पास पैसिनियन है वो फिर डीप टच के लिए होता है, डीप टच के लिए। तो एक है डीप टच, एक है डीप स्टैटिक टच। ठीक है, पैसिनियन डीप टच है, ये डीप स्टैटिक टच है, और रूफिनी डीप स्टैटिक प्रेशर के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। और ये डिटेक्ट किसको करता है, वार्मथ को, मतलब हीट जब होगा, टेम्परेचर जो होगा उसको ये सेंस करेगा। और ये इनकैप्सुलेटेड होते हैं और इनका रिसेप्टिव फील्ड बहुत लार्ज होता है। लाइट टच के लिए होता है मीजनर ये कल मैंने आपको पढ़ाया था कि ये लाइट टच के लिए होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को ये सेंस करते हैं अप टू 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और अबंडेंट होते हैं फिंगर टिप्स के ऊपर, हेयरलेस स्किन के ऊपर, ये कल मैंने सारे आपको पढ़ाए थे, और इनकैप्सुलेटेड होते हैं। और पैसिनियन पर क्या होता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के लिए होते हैं 40 हर्ट्ज से लेके 400 हर्ट्ज तक, और ये डिटेक्ट करते हैं ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी 128 हर्ट्ज और 256 हर्ट्ज जो होता है उनको ये डिटेक्ट करता है, क्योंकि ये वाले सिर्फ 40 हर्ट्ज तक डिटेक्ट करते थे मिजनर ना, तो पैसिनियन 40 से अबव जितने भी फ्रीक्वेंसीज होते हैं 400 तक उनको ये सेंस करता है। और डीप टच के लिए भी ये होता है, ये भी इनकैप्सुलेटेड है, और ये ओनियन की तरह के ये रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, सबक्यूटेनियस स्किन के ऊपर होते हैं। मर्कल डिस्क डीप स्टैटिक टच के लिए, और ये नॉन कैप्सुलेटेड होता है। और क्रॉस जो है ये एनवलप ऑफ क्रॉस भी इसको कहते हैं, ये डिटेक्ट करता है कोड को। ये आपने रटने हैं क्योंकि ये रट्टे वाली चीज़ें हैं, इसमें कोई कंसेप्ट वाली चीज़ नहीं है, इनमें से कभी कभार एमसीक्यूज आ जाते हैं। फिर फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स भी हमारे पास, मैंने थोड़ा बहुत उनके बारे में आपको बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे पाथवेज। ठीक है, ट्रैक्स जब पढ़ रहे थे, असेंडिंग ट्रैक्स। तो ए अल्फ़ा हमारे पास फास्टेस्ट होते हैं। मैंने कहा 3 तरह के फाइबर्स होते हैं, एक होते हैं अल्फ़ा, दूसरा बी फाइबर्स होते हैं, तीसरा सी फाइबर्स। सी फाइबर्स तो अनमाइलिनेटेड होते हैं, बी फाइबर्स हमारे पास मॉडरेटली वो हो सकते हैं, और अल्फ़ा फाइबर्स जो है होते हैं वो हमारे पास, और जो अल्फ़ा फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास माइलिनेटेड होते हैं। अब ए फाइबर्स माइलिनेटेड होते हैं। अब ए फाइबर्स में फिर अल्फ़ा होता है, फिर बीटा होता है और डेल्टा होता है, ए के 3 है। ठीक है, ए फाइबर्स हमारे पास हाईली माइलिनेटेड होते हैं। ठीक है, लेकिन ए फाइबर्स में भी फिर टाइप्स हैं। अल्फ़ा जो है सबसे ज़्यादा माइलिनेटेड है, बीटा फाइबर मॉडरेटली माइलिनेटेड है, डेल्टा फाइबर वो पुअरली माइलिनेटेड है। तो ए अल्फ़ा फाइबर जितना ज़्यादा माइलिनेटेड होगा जो फाइबर, उतना ज़्यादा फास्टेस्ट होगा, तो ये फास्टेस्ट है ए अल्फ़ा। और बीटा फिर फास्ट है, और ये हमारे पास ये फास्टर है, और इसको आप फास्ट कह सकते हैं डेल्टा को।
तो ए अल्फ़ा फास्टेस्ट और लार्जेस्ट भी होता है। और इसमें फिर दो तरह के फाइबर्स होते हैं, 1A और 1B। 1A मसल स्पैंडल और 1B गोल्जी टेंडन। ये कल मैंने आपको पढ़ाए थे जब हम लोग स्ट्रेच रिफ्लेक्स और इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको बताए थे, ठीक है। और ए बीटा जो होते हैं ये डिटेक्ट करते हैं टच और प्रेशर को। और इसमें टाइप 2 सेंसरी फाइबर्स होते हैं। और ए डेल्टा फाइबर्स ये डिटेक्ट करते हैं फास्ट पेन को। अब फास्ट पेन और स्लो पेन, तो स्लो पेन के लिए सी फाइबर्स हैं, मतलब अनमाइलिनेटेड फाइबर्स हैं। और फास्ट पेन के लिए माइलिनेटेड फाइबर्स हैं, लेकिन हैं पुअरली माइलिनेटेड। तो ये डिटेक्ट करता है फास्ट पेन उसको कैरी करता है, सॉरी, टेम्परेचर को ये कैरी करता है, टच और प्रेशर को भी कैरी करता है। और इसके अलावा कोल्ड सेंसेशन, तो कोल्ड भी वही टेम्परेचर में आ जाता है। और इसमें टाइप 3 सेंसरी फाइबर्स होते हैं। फिर बी फाइबर्स हैं, ये कहाँ पे होते हैं, प्री गैंग्लियनिक ऑटोनोमिक फाइबर्स, ठीक है ना। प्री तो ए अल्फ़ा किसके लिए थे, ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स और इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स में इनका रोल था ए अल्फ़ा का। और ए बीटा का रोल है डिटेक्ट टच एंड प्रेशर। और डेल्टा का, ए डेल्टा हमारे पास फास्ट पेन को कैरी कर रहा होता है, टेम्परेचर को और टच और प्रेशर को। और जो बी फाइबर्स होते हैं वो प्री गैंग्लियनिक ऑटोनोमिक फाइबर्स होते हैं। प्री गैंग्लियनिक ऑटोनोमिक फाइबर मतलब प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक एंड प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक, और दोनों रिलीज़ कर रहे थे क्या, एसिटाइलकोलिन। तो ये फाइबर एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करते हैं, और ये प्री गैंग्लियनिक ऑटोनोमिक फाइबर्स बी फाइबर्स होते हैं। फिर सी फाइबर्स ये नॉन माइलिनेटेड होते हैं। तो जितना नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स स्लो होते हैं, बहुत स्लो होते हैं, इस वजह से ये डिटेक्ट करता है स्लो पेन को और टेम्परेचर को, ठीक है। कैरी करेगा इच सेंसेशन को और कैरी वार्म सेंसेशन, उनको भी ये क्योंकि ये स्लो इच और वार्म भी हमारे पास स्लोली मूव करते हैं। फिर उसके बाद है जो पोस्ट गैंग्लियनिक ऑटोनोमिक फाइबर्स होते हैं वो भी हमारे पास सी फाइबर्स होते हैं। और प्री गैंग्लियनिक क्या थे, बी फाइबर्स थे। और इसके अलावा इसमें टाइप 4 सेंसरी, इसमें जो फाइबर्स होते हैं टाइप 4 थे। उसमें टाइप बी फाइबर्स में टाइप 3 थे, सही है। तो यहाँ पर टाइप 4 होते हैं, बी फाइबर्स में नहीं, ए डेल्टा फाइबर्स में टाइप 3 फाइबर्स थे। फिर है राड्स वर्सेस कोन्स, ये हमारे पास आइज़ में होते हैं, ठीक है। ये विजुअल रिसेप्टर्स होते हैं, तो विजन के लिए होते हैं। तो राड्स हमारे पास नाइट विजन के लिए थे, डार्क में हमारे पास राड्स अपना फंक्शन कर रहे होते हैं। और जो डे लाइट होता है उसमें कॉन्स, तो ये नाइट विजन के लिए, वो डे विजन के लिए। ये इसका रेजोल्यूशन लो होता है, उसका हाई रेजोल्यूशन होता है। ये ब्लैक विजन के लिए, मतलब डार्क विजन के लिए, और ये कलर विजन के लिए, कौन सी से कलर विजन, और डे लाइट में ये फंक्शन कर रहे होते हैं। फिर है फाउंड इन पेरिफेरी, ये पेरिफेरी में होते हैं राड्स, और ये सेंटर में होते हैं फोविया। जो फोविया क्या होता है, फोविया सेंट्रलिस रेटिना का जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पर कौन ज़्यादा होते हैं, और तो राड्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ओवरऑल। और ये फ्यू होते हैं कौन। फिर मसल फाइबर्स एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स होते हैं, एक एक्स्ट्रा फ्यूजल है और एक होते हैं इंट्रा फ्यूजल फाइबर्स। एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स इनर्वेट करते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन को, और इंट्रा फ्यूजल फाइबर्स किसको, गामा मोटर न्यूरॉन को। इंट्रा फ्यूजल फाइबर्स में वही मसल स्पाइंडल और क्या गोल्जी टेंडन आ जाते हैं, जो कि स्ट्रेच रिफ्लेक्स और इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स में जिनका रोल था। और एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर क्या है, अल्फा मोटर न्यूरॉन, ये मेन हमारे पास जो मसल होता है, जैसे बाइसेप है, ट्राइसेप है, तो उनके जो फाइबर्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स कहते हैं, उनको अल्फा मोटर न्यूरॉन इनर्वेट कर रहा होता है। अब ये देखिए मसल स्पाइंडल, ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया था, इसको आप दोबारा अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लेना, ठीक है। ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स में इसका काम होता है, जब मसल बहुत ज़्यादा लेंथ होता है, ठीक है, लेंथन होता है, तो फिर ये मसल स्पाइंडल एक्टिवेट होता है, ये फिर इम्पल्स बैठता है और मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि मसल डैमेज ना हो। और 1A फाइबर्स हैं इसके लिए, ठीक है। और जो इसके अलावा जो गोल्जी टेंडन था वो हमारे पास, उसमें 1B फाइबर्स होते हैं, वो जब मसल बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट हो तो रप्चर और टीयर का खतरा होता है, उसको फिर प्रिवेंट करता है गोल्जी टेंडन, उसको क्या कहते हैं, इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स। और देखें स्ट्रेच रिफ्लेक्स या मायोट्रेटिक रिफ्लेक्स, इसको नी जर का इसका एग्जांपल, और ये मोनोसिनेप्टिक होते हैं, 1A फाइबर होते हैं, साइनेप्स ऑन अल्फा मोटर न्यूरॉन काजेज मसल कंट्रक्शन ऑफ द मसल स्ट्रेच्ड है, और ये मसल स्पाइंडल करवा रहा होता है। और इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स या इनवर्स मायोट्रेटिक रिफ्लेक्स गोल्जी टेंडन करवा रहा है, 1B फाइबर जिसमें होते हैं। और ये डाइसिनेप्टिक, वो मोनोसिनेप्टिक है, ये डाइसिनेप्टिक है। और ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा इंटरन्यूरॉन्स को, स्टिमुलेट करेगा किसको, इनहिबिटर इंटरन्यूरॉन्स। तो इनहिबिटर इंटरन्यूरॉन्स क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे किसको, कंट्रक्शन को, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स को, ठीक है। तो अल्फा मोटर न्यूरॉन जब इनहिबिट होंगे तो कंट्रक्शन इनहिबिट होगा और रिलैक्सेशन हो जाएगी मसल्स की। और इसके अलावा एंटागोनिस्ट जो अपोजिट मसल होंगे उनको एक्टिवेट भी करेंगे।
तो विथड्रॉल रिफ्लेक्स फिर होता है फ्लेक्सर, वो फिर पॉलीसाइनेप्टिक। तो स्ट्रेच रिफ्लेक्स मोनोसाइनेप्टिक है, इन्वर्स स्ट्रेच डाइसाइनेप्टिक है, और विथड्रॉल रिफ्लेक्स जो है मल्टीसाइनेप्टिक। विथड्रॉल रिफ्लेक्स ये है कि जब किसी हार्ड चीज़ के साथ या किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के साथ आपका हाथ या पाँव लग जाए, ठीक है, तो आप जल्दी से हाथ दूर करते हैं, उसको कहते हैं विथड्रॉल रिफ्लेक्स। विथड्रॉ करते हैं ना अपना हैंड। तो ये मल्टीसाइनेप्टिक या पॉलीसाइनेप्टिक होता है। ये रिजल्ट करता है इन द फ्लेक्शन ऑन इप्सिलेटरल साइड। अगर राइट साइड का आपका फुट जो है किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर टच हो जाए, तो आपका जो है राइट साइड वाला पाँव क्या करेगा, फ्लेक्स करेगा, ठीक है, फ्लेक्शन हो जाएगी, और अपोजिट साइड के जो होते हैं उसकी एक्सटेंशन होगी। कंट्रालैटरल साइड का जो लेग होगा वो एक्सटेंड होगा। तो इसको कहते हैं विथड्रॉल रिफ्लेक्स। इसमें फाइबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3 एंड 4। तो इसमें 2, 3 एंड 4 है। गोल इनवर्स स्ट्रेच में 1 बीटा फाइबर्स हैं, और स्ट्रेच रिफ्लेक्स में 1 अल्फा फाइबर्स हैं। अच्छा, फिर अभी आगे इन्होंने दिए हुए हैं। खैर ये इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इस टेबल को आप छोड़ दें। अब स्लीप के बारे में पढ़ते हैं। स्लीप के हमारे पास जो स्टेजेस होते हैं, एक रैम स्लीप होता है, एक नॉन रैम स्लीप होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इनके बारे में एमसीक्यूज कभी कभार आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। तो रैम स्लीप अक्कर एवरी 90 मिनट। रैम स्लीप जो होता है, रैम का मतलब रैंडम आई मूवमेंट स्लीप, ये हर 90 मिनट के बाद रैम स्लीप होता है। और ये ड्यूरिंग स्लीप हमारे पास ड्यूरिंग नाइट 4 to 6 टाइम्स ये रैम स्लीप वाला स्टेज आता है। तो इसमें मोस्टली ड्रीम्स इसी के दौरान हो रहे होते हैं, और वो याद भी रहते हैं। जो ड्रीम इसमें होते हैं वो याद भी रहते हैं। वैसे ड्रीम्स नॉन रैम स्लीप में भी होते हैं, लेकिन उनको हम रिकॉल नहीं कर सकते, याद नहीं रख सकते। तो आई मूवमेंट इसमें हो रहे होते हैं, नाम से ज़ाहिर है ना, रैंडम आई मूवमेंट स्लीप है। और लॉस ऑफ मस्कुलर टोन, और इसमें मस्कुलर टोन जो है लॉस हो जाता है। प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हुए पड़े होते हैं, जैसे पैरासिम्पथेटिक का हमारे पास प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करा होता है ना, ये भी इसी तरह। एंड पिनाल इरेक्शन है। इसके अलावा एसोसिएटेड विथ मार्क्ड ब्रेन एक्टिविटी, उसमें ब्रेन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो डिफ़िकल्ट टू इरोज फ्रॉम स्लीप, और इस स्टेज के दौरान आप स्लीप से किसी को अगर उठाना चाहें तो वो उसको उठाना मुश्किल होता है। 80% इन प्री मैच्योर इन्फेंट। तो प्री मैच्योर इन्फेंट में जो स्लीप होता है 80% रैम स्लीप होता है, और मैच्योर नियोनेट्स में 50%, और एडल्ट्स में 25% जो होता है वो यही रैम स्लीप होता है, और 75% नॉन रैम। स्लीप सेंटर जो होता है रैम स्लीप के लिए वो है ल्यूकस सेरेलियस, और न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, एसिटाइलकोलिन है इसके लिए, रैम स्लीप के लिए। इसी वजह से ये देखें प्यूपिल कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, पिनियल इरेक्शन भी हो रहा है, ये सारे हमारे पास वही उसके फंक्शन है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के, और एसिटाइलकोलिन वो रिलीज़ कर रहे थे ना। बीटा वेव्स अपेयर 14 to 80 हर्ट्स, इसमें बीटा वेव्स अपेयर होते हैं, ठीक है, रैम स्लीप के दौरान, और उनकी फ्रीक्वेंसी 14 to 80 हर्ट्स होती है, हाई फ्रीक्वेंसी है देखें, और एम्पलीट्यूड इनकी लो होती है। तो इस वजह से इसको कहते हैं आल्सो कॉल्ड पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहते हैं। पैराडॉक्सिकल का मतलब अपोजिट स्लीप। तो बिकॉज पर्सन, क्योंकि पर्सन कैन स्टिल स्लीप डिस्पाइट मार्क ब्रेन एक्टिविटी, क्योंकि इसमें ब्रेन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, उसके बावजूद बंदा सो रहा होता है। लेकिन सोने का असल मतलब ये होता है ना, हम लोग जब नॉर्मली बात करते हैं कि उस वक्त हमारी ब्रेन एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है या बहुत स्लो हो जाती है, लेकिन इस स्टेज के दौरान ब्रेन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, उसके बावजूद बंदा सो रहा होता है, तो इसको कहते हैं पैराडॉक्सिकल स्लीप। फिर उसके बाद है डिसिंक्रोनाइज स्लीप भी होता है। उसमें क्या होता है, लैक ऑफ सिंक्रोनिसिटी होती है इन द फायरिंग ऑफ न्यूरॉन है, ठीक है। तो डिसिंक्रोनाइज स्लीप में यहाँ पर लैक ऑफ सिंक्रोनिसिटी भी है, इन द फायरिंग ऑफ न्यूरॉन है, ठीक है। इस वजह से भी इसको डिसिंक्रोनाइज स्लीप भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी इन्वॉल्व साइनेप्टिक चेंजेस, और लॉन्ग टर्म मेमोरी इन्वॉल्व करता है न्यू प्रोटीन सिंथेसिस एंड जीन एक्टिवेशन, या स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया रैम स्लीप है। फिर है नॉन रैम स्लीप, आल्सो कॉल्ड स्लो वेव स्लीप, डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस हैं, एंड स्पेसिफिकली इस स्टेज 4 इसमें बहुत स्लो वेव्स वाला होता है। स्लीप सेंटर इज़, यहाँ पर स्लीप सेंटर जो होता है वो रेफिन न्यूक्लियस होता है, और न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन मोर देन गाबा। ऊपर जो न्यूरोट्रांसमीटर था रैम स्लीप में वो एसिटाइलकोलिन था, और उसमें ल्यूकस सेरेलियस था स्लीप सेंटर। यहाँ पर है रेफिन न्यूक्लियस है स्लीप सेंटर। तो ड्रीम में अगर इसमें ड्रीम भी हो सकते हैं, लेकिन वो ड्रीम पर याद नहीं रहते, तो इसको मज़ीद हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। N1 है, N2 है। तो इसके 4 स्टेजेस होते हैं नॉन रैम स्लीप के। N1 है जो कि लाइट स्लीप होता है, N2 डीपर स्लीप होता है जिसमें ब्रुक्सिज्म भी होता है। ब्रुक्सिज्म क्या था, टीथ ग्राइंडिंग, नींद में कुछ लोग जो है टीथ ग्राइंडिंग करते हैं, तो उसको कहते हैं ब्रुक्सिज्म। तो वो N2 में होता है, और नॉन रैम स्लीप के N2 में। N3 डीपेस्ट स्लीप होता है, और स्लीप वॉकिंग इसमें होता है। स्लीप वॉकिंग को कहते हैं सोमना एम्बुलिज्म। सोमना मीन्स क्या होता है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है नींद, स्लीप।
एम्बुलिज्म का मतलब एम्बुलेशन से निकला है, ठीक है। तो एम्बुलिज्म का मतलब होता है मूवमेंट करना, चलना। तो स्लीप वॉकिंग, फिर स्लीप टॉकिंग, सोमनी मीन्स स्लीप, लॉकी मीन्स टॉकिंग। तो स्लीप टॉकिंग भी इसी में होता है, स्लीप वॉकिंग भी, ये N3 में होते हैं, डीपेस्ट स्लीप है। नाइट टेरर्स भी इसमें होते हैं, ठीक है, रात को डर जाना। और बेड वेटिंग भी हो सकती है, ठीक है, यूरिनेशन हो सकती है, ठीक है। एंड लॉस ऑफ मस्कुलर टोन भी इसमें होता है। N4 मैक्सिमम स्लोइंग अकर हेयर। स्लीप टॉकिंग जो है N3 में मोर देन N2, मतलब N2 में भी स्लीप टॉकिंग हो सकता है, लेकिन N3 में सबसे ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं। फिर है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी के जो वेव फॉर्म्स बनते हैं रैम स्लीप और नॉन रैम स्लीप में, तो वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपको मैं सिंपल चीज़ बताता हूँ कि जब आप सबसे ज़्यादा डीप स्लीप में होते हैं, डी से डीप स्लीप, डी से डेल्टा वेव्स, ठीक है। और अच्छा, फिर अगर आप अवेक होते हैं और आपके आइज़ भी ओपन हैं, तो उस वक्त और आप कोई काम कर रहे हों या काम नहीं भी कर रहे हों, वैसे बैठे हुए हों, लेकिन आपके आइज़ ओपन हैं, तो वो होता है बीटा वेव्स। उसमें बीटा वेव्स होते हैं, ठीक है। अवेक एंड आइज़ ओपन बीटा वेव्स बनते हैं। अवेक है बंदा लेकिन आइज़ उसने क्लोज किए हुए हैं, ठीक है, आराम कर रहा है लेकिन है अवेक अभी तक, तो वो होते हैं अल्फ़ा वेव्स, ठीक है। इस तरह से होता है। ये देखें, अवेक एंड आई क्लोज है अल्फ़ा वेव्स है, और अवेक एंड आई ओपन बीटा वेव्स है। अच्छा, फिर उसके बाद है, ये है डेल्टा वेव्स कब होते हैं, डीप स्लीप में। डीप स्लीप मतलब N3 N4 ये दोनों डीपेस्ट स्लीप थे ना, डीप स्लीप था और नॉन रैम में थे, तो ये डेल्टा वेव। अब N1 में थीटा वेव्स होते हैं, ठीक है। जब बंदा अवेक होता है, फुल्ली अवेक होता है और अलर्ट होता है, आइज़ उसके ओपन होते हैं, तो वो होता है बीटा वेव्स। और फिर जब बंदा सोने की कोशिश करता है, या सोने की नहीं बल्कि जागा हुआ है लेकिन उसने आइज़ क्लोज़ किए हुए हैं, तो फिर बनते हैं क्या, अल्फ़ा वेव्स। और फिर जब बंदा सोने जाता है तो आइज़ क्लोज़ कर लेता है, अभी तक अवेक है ना, तो अल्फ़ा वेव्स पहले बनते हैं। थोड़ी देर बाद उसके ऊपर गनूदगी छा जाती है ना, बंदा फुल सुस्त हो जाता है, ठीक है, नींद के करीब, तो उस वक्त बनते हैं क्या, थीटा वेव्स। वो N1 स्लीप होता है, ठीक है, N1 लाइट स्लीप होता है, ठीक है। मतलब जैसे वो स्लीप में एंटर हो गया तो वो थीटा वेव्स उसमें बनते हैं, 4 to 7 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी उसकी होती है। उसके बाद N2 वेव्स बनते हैं। N2 जो स्लीप होता है नॉन रैम का, उसमें फिर स्लीप स्पैंडल्स या सिंपली आपने 12 to 14 हर्ट्ज़। अच्छा, इतना आप याद नहीं रख सकते कितने हर्ट्ज़ हैं कितने हैं, बस ये याद रखें कि लाइट स्लीप में थीटा वेव्स बनते हैं। उसके बाद जो मॉडरेट स्लीप होता है उसमें हमारे पास के कम्प्लेक्सेस बनते हैं, और डीप स्लीप जो होता है N3 और N4 या डीप स्लीप, उसमें डेल्टा वेव्स। और अवेक आइज़ ओपन है तो बीटा वेव्स हैं, अवेक आइज़ क्लोज है अल्फ़ा वेव्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। डेल्टा वेव अकर ड्यूरिंग डीप स्लीप है, ठीक है, इन्फेंसी में भी होते हैं एंड ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज़ में भी होता है। स्पाइंडल में अकर ड्यूरिंग N1, इसको छोड़ो, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर आगे सारा वही CSF है जो कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ था। कहाँ से आपको न्यूरो एनाटॉमी में, उसमें भी सारी यही चीज़ें थी, ठीक है, वो हमने सारे पढ़ लिए थे। इसमें कुछ चीज़ें हमारे पास CSF डेंसिटी, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया था। ग्रेविटी, pH 7.3 है, आइसोटोनिक है, हाई मैग्नीशियम एंड क्लोराइड, ये सब पढ़ा हुआ है। बस इसमें ये देखें, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अरेक्नाइड ग्रेनुलेशंस को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। उसके बाद इंडिकेटर ऑफ CSF लीक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बीटा 2 ट्रांसफेरिन, मतलब CSF अगर लीक हो रहा है तो उसमें हमारे पास वो जो फ्लूइड लीक हो रहा है, उस फ्लूइड में हम देखेंगे बीटा 2 ट्रांसफेरिन प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है इसका मतलब वो CSF है। जैसे हमारे पास आर्टोरिया होता है, जब ट्रामा होता है स्कल को, तो फिर हो सकता है एयर से हमारे पास क्या है, CSF लीक हो रहा हो, फ्लूइड लीक हो रहा हो, या फिर नोज़ से, ठीक है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है तो वो CSF होता है। तो उसको कंफर्म करने के लिए हम देखेंगे उस फ्लूइड में बीटा 2 ट्रांसफेरिन है या नहीं। अगर होगा तो इसका मतलब वो कंफर्म CSF है, म्यूकस वगैरह नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। CSF हैज़ क्वेश्चन लाइक इफेक्ट, ये हमें पता है। अच्छा, ये बाकी सारे वही चीज़ें हैं, ये 450 ये सारे हमने पढ़े हुए हैं। फिर है टेम्परेचर, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस जो है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसमें प्रेजेंट होता है, सिम्पैथेटिक नर्व्स होते हैं। तो ये एक्टिवेट कब होगा, जब कोल्ड टेम्परेचर होगा, तो एक्टिवेट सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि इंक्रीज़ करेगा हीटिंग को कैसे इंक्रीज़ करेगा, शिवरिंग वगैरह करेगा। एंटीरियर हाइपोथैलेमस फिर अपोजिट है, उसमें हमारे पास सिम्पैथेटिक नर्व्स होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होते हैं, और वो एक्टिवेट हो रहा होता है हार्ट टेम्परेचर में एंटीरियर हाइपोथैलेमस। तो उसके अंदर जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो एक्टिवेट होंगे, वो फिर स्वेटिंग करवाएंगे, और स्वेटिंग जब होगी तो कूलिंग होगी। तो ओवरऑल टेम्परेचर रेगुलेशन कौन, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस मोर देन एंटीरियर हाइपोथैलेमस।
अच्छा, फिर रैंडम में क्या है, इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ पीनस कंप्राइजेज ऑन मस्कुलानिक कोलिनर्जिक, ये मैंने आपको बताया था। पीनस की एक इरेक्शन होती है, एक इजैकुलेशन होती है। पीनस की जो इरेक्शन होती है वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम करवाता है, और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के जो रिसेप्टर होते हैं वो मस्कुलानिक होते हैं। और मस्कुलानिक के ऊपर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करता है, एसिटाइल कोलिन, इस वजह से इनको कोलिनर्जिक भी कहते हैं। क्योंकि कोलिनर्जिक के दो टाइप्स थे ना, एक निकोटिनिक रिसेप्टर्स थे जो कि N1 N2, और एक था हमारे पास मस्कुलानिक M1 M2 M3। तो मस्कुलानिक कोलिनर्जिक भी थे, निकोटिनिक कोलिनर्जिक भी थे। तो पीनस के ऊपर जो रिसेप्टर होंगे वो होते हैं मस्कुलानिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास एसिटाइल कोलिन बाइंड होगा और पीनस की इरेक्शन होगी, और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम करवा रहा है। और इजैकुलेशन कौन करवाएगा, तो वो कराएगा सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। ये चीज़ आपने याद रखनी है। वन लाइट एंटर्स रेटिना, जब लाइट एंटर होता है रेटिना में, द लेयर ऑफ आई स्ट्राइक्स फर्स्ट एंड गोज आउट। अच्छा हाँ, अब ये पूछ रहा है कि जब हमारे पास लाइट रेटिना में एंटर होता है तो किस लेयर ऑफ आई के ऊपर हमारे पास सबसे पहले लाइट लगता है, तो वो है फोटो रिसेप्टर लेयर। कौन सा, फोटो रिसेप्टर लेयर के ऊपर। फिर इवोक्ड पोटेंशियल ऑफ एनेस्थीसिया कैन बी असेस्ड बाय ऑडिटरी सिस्टम के अंदर जो पोटेंशियल होता है उसको कहते हैं इवोक्ड पोटेंशियल ऑफ एनेस्थीसिया। अंडर 2 ईयर्स, 2 ईयर से छोटे बच्चों में बिबिंस्की साइन नॉर्मल होता है। बिबिंस्की साइन एडल्ट्स में अगर होगा तो वो शो करता है स्ट्रोक को। अच्छा, ये डिसअपियर होता है आफ्टर 2 ईयर्स ड्यू टू माइलिनेशन ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं सीएनएस के अंदर ये होते हैं, सेल्स होते हैं, उनकी जब माइलिनेशन होती है 2 ईयर्स के बाद बच्चों में, ठीक है, तो फिर बच्चों में बिबिंस्की साइन ख़त्म हो जाता है। मतलब बच्चों में बिबिंस्की साइन इस वजह से है कि उनके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की अभी तक माइलिनेशन कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन बड़ों में अगर होगा बिबिंस्की साइन तो उसको हम कहते हैं कि स्ट्रोक है, या अपर मोटर न्यूरॉन लीजन का हमारे पास एग्जांपल है। तो अपर साइन है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या होता है, नॉर्मली जो होता है प्लांटर रिफ्लेक्स होता है। प्लांटर रिफ्लेक्स ये होता है कि जब आप स्ट्रोक करेंगे, ये फॉर एग्जांपल मेरा फुट है, उसके जो वेंट्रल वो वाला साइड है, डार्सल साइड है, सॉरी वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड ये वाला है ना, तो नीचे की तरफ से जब स्ट्रोक करेंगे आप क्या है फुट को, तो फिर नॉर्मल बंदे का फुट क्या करेगा, नीचे की तरफ फ्लेक्स होगा, और नीचे की तरफ इस तरह से टोज सारे फ्लेक्स हो जाते हैं। जैसे ग्रेस हम किसी चीज़ को हाथ से पकड़ रहे होते हैं, वो भी इसी तरह से उसके टोज इस तरह से हो जाते हैं, फ्लेक्स होते हैं। लेकिन उसको कहते हैं प्लांटर रिफ्लेक्स। लेकिन जो बेबिंस्की साइन है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास हील के ऊपर इस तरह डार्सिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। ये वाला हमारे पास ये भी डार्सिफ्लेक्स होता है, जो ये बिग टो है, और ये बाकी फैन आउट कर जाते हैं। ये होता है बेबिंस्की साइन, ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन का साइन है। फिर है प्रोसेस ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी इन्वॉल्व्स प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ, लॉन्ग टर्म मेमोरी का जो प्रोसेस है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस बनते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होते हैं, साइनेप्सिस बनते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्स के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, या साइनेप्टिक कनेक्शन बनते हैं डिफरेंट न्यूरॉन्स के अंदर, न्यूरॉन्स के बीच। लेकिन जब नए प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी बनेगा। ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड एस्ट्रोसाइट्स। अब ओलिगोडेंड्रोसाइट नाम से जाहिर है, ओलिगो मीन्स फ्यू, डेंड्रोसाइट मतलब इन सेल्स के डेंड्राइट्स जो है फ्यू होते हैं, थोड़े से होते हैं, इस वजह से इनको ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहते हैं। ये माइक्रो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, मतलब सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, कहाँ पे, सीएनएस के अंदर। और एस्ट्रोसाइट्स भी, ये भी न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, लेकिन इनका शेप क्या होता है, स्टार शेप्ड। एस्ट्रो मीन्स स्टार शेप्ड। तो ये दोनों क्या है, ग्लायल सेल्स हैं। ग्लायल सेल्स सपोर्टिंग सेल्स होते हैं सीएनएस के अंदर, पीएनएस के अंदर। मोस्ट न्यूमरस ग्लायल सेल्स ओवरऑल कौन सा होता है, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। लेकिन मोस्ट न्यूमरस ग्लायल सेल्स इन वाइट मैटर। अब एक वाइट मैटर होता है, एक ग्रे मैटर होता है। अगर वो पूछें सबसे ज़्यादा ग्लायल सेल्स वाइट मैटर के अंदर कौन सा होता है, वो होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। क्योंकि ओलिगोडेंड्रोसाइट के आसपास क्या होता है, माइलिन शीथ, इस वजह से ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये मतलब इस वो बना रहा होता है, वाइट मैटर बना रहा होता है। तो वाइट मैटर के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स मैक्सिमम ग्लायल सेल्स हैं, और मोस्ट न्यूमरस एस्ट्रोसाइट वाइट मैटर के अंदर वो होता है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट। और ओवरऑल ग्लायल सेल्स जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है वो भी एस्ट्रोसाइट्स होता है। ये आपने याद रखना, इनमें कन्फ्यूज नहीं होना। फिर मोस्ट न्यूमरस एस्ट्रोसाइट्स इन ग्रे मैटर है। देखें वाइट मैटर में मोस्ट न्यूमरस एस्ट्रोसाइट कौन सा है, फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है, उसके फाइबर्स होते हैं। और जो ग्रे मैटर के अंदर न्यूमरस एस्ट्रोसाइट्स, मोस्ट न्यूमरस एस्ट्रोसाइट कौन सा होता है, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट। और आल भी ग्लायल सेल्स सबसे ज़्यादा जो एबंडेंट होता है वो भी एस्ट्रोसाइट होता है। लेकिन वाइट मैटर के अंदर ग्लायल सेल जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट होगा वो होगा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये आपने याद रखने सारे।
फिर वेंट्रल टिगमेंटम में वो मिड ब्रेन के अंदर होता है जिसके अंदर डोपामीन रिलीज़ हो रहा होता है, मतलब उससे डोपामीन नर्व निकल रहे होते हैं और वो डोपामीन जाके रिलीज़ होता है कहाँ पे, इसको हम सब्सटेंशिया नाइग्रा भी कह रहे थे। ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इसके अंदर होते हैं और यहाँ से वो नर्व्स जा रहे थे कहाँ, बेसल गैंग्लिया के पास। और यही न्यूरॉन्स जब डैमेज होते हैं, मतलब 60-70% से ज़्यादा डोपामिनर्जिक न्यूरॉन जो कि वेंट्रल टिगमेंटम जो कि मिड ब्रेन का पार्ट है, वहाँ पर अगर ये न्यूरॉन डैमेज होंगे, ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, तो फिर क्या होगा, पार्किंसन डिजीज़। न्यूक्लियस एक्कम्बन ये कहाँ पे होता है, बेसल गैंग्लिया के अंदर होता है और इसके अंदर क्या होता है, गाबा होता है। फिर है लोकस सिरियलस, ये पोंस के अंदर था और ये हमारे पास क्या था, ये स्लीप सेंटर था रेम स्लीप के लिए। तो ये हमारे पास रिलीज़ कर रहा था नॉरएपिनेफ्रिन, नहीं नॉरएपिनेफ्रिन नहीं था, बल्कि ये रिलीज़ कर रहा था एसिटाइलकोलिन, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। रेफी न्यूक्लियाई ये थे ब्रेन स्टेम के अंदर, ये हमारे पास नॉन रेम स्लीप में जो स्लीप सेंटर है वो रेफी न्यूक्लियाई है और ये रिलीज़ करता है क्या, सीरोटोनिन मोर देन गाबा। गाबा भी रिलीज़ करता है लेकिन सीरोटोनिन मोर देन गाबा। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, बाईपोलर होते हैं। बाईपोलर मीन्स उनका दरमियान में इस तरह से सेल बॉडी होता है, एक एक्सान होता है एक तरफ से और एक तरफ से एक डेंड्राइट होता है, ये इसको कहते हैं बाईपोलर। यूनिपोलर ये था, ये हमारे पास क्या है, सेल बॉडी है और सेल बॉडी से सिर्फ ये समझे एक तरफ एक प्रोजेक्शन निकल रहा है, ये है यूनिपोलर, मतलब इसका एक एंड है, इसके दो एंड हैं, देखें एक ये एक ये, ठीक है। इस सेल बॉडी को आप एंड नहीं कहेंगे ना, तो ये बाईपोलर, बाई मीन्स टू, पोलर मीन्स एंड, तो ये बाईपोलर है और ये यूनिपोलर है। मल्टीपोलर ये होता है जिसके हमारे पास ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी से बहुत सारे डेंड्राइड्स निकल रहे होते हैं इस तरह से बहुत सारे, और यहाँ से एक एग्जाम, ठीक है, ये हो गया मल्टीपोलर। तो सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं बाईपोलर होते हैं। इन स्केलेटल मसल्स न्यूरॉन्स प्रेजेंट, ये देखिए स्केलेटल मसल के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं वो होते हैं मल्टीपोलर। स्पाइनल गैंग्लिया के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं वो होते हैं सूडो बाइपोलर। सूडो बाइपोलर वो इस तरह से होते हैं कि ये हमारे पास उनका सेल बॉडी इस तरह से होता है, ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी से एक इस तरह से प्रोजेक्शन निकल रहा होता है, इस तरफ जा रहा होता है और एक प्रोजेक्शन इस तरफ जा रहा होता है, तो ये इस तरह से होता है। तो ये देखें इनका हमारे पास सेल बॉडी तो है यहाँ पे, लेकिन फुल दरमियान में नहीं है। अगर फुल दरमियान में होता जैसे यहाँ पे, तो फिर उसको हम कहते हैं बाइपोलर, लेकिन इस वजह से इसको कह रहे हैं सूडो बाइपोलर, मतलब फाज बाइपोलर। इसके दो एंड हैं लेकिन हमारे पास क्या है, सेल बॉडी दरमियान में नहीं है, तो उसको सूडो बाइपोलर इस वजह से कहते हैं। ये होता है हमारे पास डार्सल रूट गैंग्लियन के अंदर, या स्पाइनल गैंग्लिया जिसको कह रहे हैं, ये मैंने बार बार आपको असेंडिंग पाथवेज में पढ़ाए थे। इन रेटिना एंड कॉकलिया न्यूरॉन्स जो होते हैं वो भी बाइपोलर होते हैं, रेटिना में भी कॉकलिया में भी। नेजल एपिथेलियम में भी बाइपोलर होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स है क्योंकि दोनों रेटिना और कॉकलिया में भी सेंसरी न्यूरॉन्स है। ऑप्टिक नर्व है रेटिना के अंदर, यहाँ पर हमारे पास कॉकलियर नर्व है वो भी सेंसरी है। नेजल एपिथेलियम के अंदर ऑल्फैक्टरी नर्व है वो भी बाइपोलर है क्योंकि सेंसरी नर्व है। सेंसरी नर्व हमने बताया था क्या होते हैं, न्यूरॉन बाइपोलर। सेंस आर्गन डेवलप फर्स्ट इन द फीटस, सबसे पहले फीटस में जो सेंस आर्गन बनता है वो है टच। नेगेटिव फायरिंग फाइबर्स ब्रेन के अंदर जो होते हैं वो परकंजी सेल्स होते हैं, ये रिलीज़ कर रहे होते हैं गाबा, क्योंकि वो इनहिबिटरी न्यूरॉन है तो इस वजह से इनको हम कहते हैं इनहिबिटरी फाइबर्स हैं। हार्मोन रिलीज ड्यूरिंग इमीडिएट टर्म मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी इसको आप कह सकते हैं। अच्छा, इंटरमीडिएट टर्म मेमोरी की बात कर रहे हैं, पहले शॉर्ट है फिर इंटरमीडिएट है फिर लॉन्ग टर्म है। तो इंटरमीडिएट टर्म मेमोरी के अंदर जो हार्मोन रिलीज हो रहा होता है वो होता है सेरोटोनिन। अच्छा, फिर उसके बाद है सीनस फिजियोलॉजी कंप्लीट हो रहा है, कल से प्रेजेंट के एमसीक्यूज पढ़ेंगे, ठीक है। तो नॉन एडाप्टिव रिसेप्टर ये हमने पढ़ा था, नोसिसेप्टर थे। न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ आउटफ्लो ऑफ बेसल गैंग्लिया ये भी पढ़ा था, ये गाबा था। न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ कार्टिकोस्ट्राइटल फाइबर्स ग्लूटामेट थे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आ रहे थे कार्पस स्ट्राइटम के पास। कार्पस स्ट्राइटम का मतलब कार्पस स्ट्राइटम नहीं बल्कि नियोस्ट्राइटम के पास। नियोस्ट्राइटम का मतलब क्वाड्रेट न्यूक्लियस और विटामिन है, तो उनको कहते हैं कार्टिकोस्ट्राइटल फाइबर। ये हमारे पास एक्साइटेटरी फाइबर्स होते हैं और ग्लूटामिनर्जिक होते हैं, ग्लूटामेट रिलीज करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर राड्स एंड कोन्स के अंदर वो भी ग्लूटामिनर्जिक होते हैं, एक्साइटेटरी। मेजर न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ सब्सटेंशिया नाइग्रा या वेंट्रल टिगमेंटम जिसको अभी हमने थोड़ी देर पीछे पढ़ा था, ठीक है, ये हमारे पास मिड ब्रेन का पार्ट है। तो इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो डोपामीन होता है और न्यूरॉन जो होते हैं उनको कहेंगे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, और ये डोपामीन रिलीज हो रहा होता है बेसल गैंग्लिया के ऊपर और मूवमेंट्स में हेल्प कर रहा होता है। न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ ब्रेन स्टेम के अंदर जो स्टाइटल फाइबर्स होते हैं उनमें न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन होती है। फास्ट पेन के लिए न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट था, स्लो पेन के लिए
एस से स्लो, एस से सब्सटेंस पी, ठीक है। पेन इनहिबिटरी फाइबर्स फिर क्या होते हैं, एनकेफेलिन। एक है स्लो पेन, वो है सब्सटेंस पी, इनमें आप कंफ्यूज ना हो। दूसरा है पेन इनहिबिटरी फाइबर्स, वो है एनकेफेलिन। ये ओपिएट्स की तरह काम करता है, पेन को इनहिबिट करता है। तो ये हमारा सीएनएस फिजियोलॉजी कंप्लीट हो गया। कल से सीएनएस फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज करेंगे। अगर कुछ समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू।